नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इसकी गहराई में उतरते हैं। बात है 27 दिसंबर 1948 की, उस सर्द रात की जब मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ी फ्लाइट NC-1602 एक ऐसे खौफनाक रहस्य में बदल गई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आज हम इसी बेहद अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। 134 ये सिर्फ कोई आम सा नंबर नहीं है। ये उन 125 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर्स की गिनती है जो उस विशालकाय डगलस DC-3 विमान में सवार थे। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते हुए ये 134 लोग बिना कोई सुराग छोड़े अचानक हवा में ही गायब हो गए, जैसे उनका वजूद ही मिट गया हो। और हाँ, इस 134 के साथ एक और नंबर जुड़ा है जो और भी ज्यादा डरावना है, 9। ये वो वक्त है जब तक ये लोग पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल गायब रहे। पूरे 9 दर्दनाक साल, एक ऐसी जगह जहां ना कोई तकनीक थी, ना किसी मदद की उम्मीद। दुनिया तो यही मान चुकी थी कि वो सब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? कहानी शुरू होती है रात 8:13 पर। अचानक कैप्टन रॉबर्ट मिलर के सामने प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यहां तक कि रडार और कंपास बिल्कुल डेड हो गए। विमान दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच एक भयानक बवंडर में फंस चुका था। वो विशालकाय विमान उस तूफान में किसी खिलौने की तरह झूल रहा था। लेकिन फिर एक अजीब चमत्कार हुआ। अनियंत्रित होकर तेजी से नीचे गिरता हुआ वो प्लेन किसी अनजान द्वीप पर मौजूद एक बेहद पुराने और विशालकाय पेड़ की मोटी शाखाओं के बीच किसी जाल की तरह फंस गया। सच कहूं तो उसी पेड़ ने उन सभी 134 लोगों की जान बचा ली। इस डरावने क्रैश में 10 लोग बुरी तरह घायल जरूर हुए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी की जान नहीं गई। जिंदा तो वो बच गए, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। वहां पीने के लायक साफ पानी का दूर दूर तक कोई स्रोत नहीं था। शुक्र है वहां रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड मौजूद थीं, जिन्होंने तुरंत घायलों को संभाला। लेकिन तभी एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। भूख से बिलखते एक शख्स ने जंगल का एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। उस अनजान और खौफनाक जगह पर यह पहली मौत थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसे हालात में उम्मीद कैसे जगाई जाए। यहाँ विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले किशोर लड़के ने सच में कमाल कर दिया। उसने सूखी पत्तियां इकट्ठा की और अपने चश्मे के लेंस का इस्तेमाल करके सूरज की किरणों को उन पर फोकस किया। घंटों के लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक चिंगारी उठी और आग जल गई। ये उस हताश समूह के लिए किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं था। इसने उन्हें ठंड और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। इसी बीच एक उम्मीद की किरण और जागी। इंजीनियर आर्थर वेन्स ने टूटे हुए रेडियो के साथ काफी मशक्कत की। वो किसी तरह मदद का एक बेहद कमजोर SOS सिग्नल भेजने में कामयाब भी हो गए, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई। संपर्क का वो इकलौता छोटा सा जरिया भी अब खत्म हो चुका था। अब आगे जो हुआ वो किसी जज्बाती तूफान से कम नहीं था। क्रैश के सिर्फ 10 दिन बाद 5 किशोर पूरी तरह हताश हो गए और एक राफ्ट बनाकर समंदर में निकल गए। वो फिर कभी नहीं दिखे। 6 महीने बाद बाहरी दुनिया में अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। लेकिन ठीक 1.5 साल बाद उस द्वीप पर एक बिल्कुल नई उम्मीद ने जन्म लिया। वहां उनका पहला बच्चा पैदा हुआ। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि इंसान का दिमाग मुश्किल तरीन वक्त में कैसे काम करता है। उन्होंने विमान की धातु को घिस घिस कर चाकू और भाले बना लिए। एक अनुभवी शिकारी ने सबको जंगली सुअरों का शिकार करना सिखाया, जिसने उनकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी की। उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी थी। समुद्र तट पर नारियल के तनों से बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया, इस उम्मीद में कि कोई उड़ता हुआ प्लेन उसे देख ले। अगर बाहरी दुनिया की बात करें तो उन्हें ढूंढने के लिए अमेरिकी सरकार ने करीब $45 मिलियन का एक भारी भरकम बजट खर्च कर दिया था। लेकिन जब समंदर का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी एक सुराग हाथ नहीं लगा, तो आखिरकार सरकार ने सभी यात्रियों को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। उनके अपनों ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन वहां द्वीप पर जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी थी। 134 लोगों से शुरू हुआ ये कारवां
तेजी से सिकुड़ रहा था। बीमारियों और गहरी हताशा ने कई लोगों को निगल लिया था। दूसरे साल एक और बड़ा हादसा हुआ। यहां से बच निकलने के चक्कर में उन्होंने एक नाव बनाई जो समंदर में पलट गई और 16 लोग डूब गए। 2 साल बाद वहां सिर्फ 98 लोग ही जिंदा बचे थे। 5वें साल तक आते आते खाना बेहद कम पड़ने लगा और इस कमी ने समुदाय को तोड़ दिया। वह 2 गुटों में बट गए। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनके लोग, जिनका मानना था कि यहां से निकलने की कोशिश हर हाल में जारी रखनी चाहिए, और दूसरी तरफ एक हताश गुट था, जिन्हें लगता था कि भागने की हर कोशिश का मतलब सिर्फ मौत है, इसलिए बाहरी दुनिया को भूलकर यहीं बस जाना चाहिए। इन सब के बीच एक ऐसा सवाल उठने लगा जिसने सबको अंदर तक डरा दिया। क्या वो द्वीप शापित था? सोचकर देखिए, क्या वहां आने वाला हर इंसान वही मौत के घाट उतरने के लिए अभिशप्त था? ये खौफनाक सोच उन्हें इस कहानी के सबसे डरावने दौर में ले गई। ये श्राप वाली बात तब और भी सच लगने लगी जब खाना तलाशने निकले एक छोटे ग्रुप को द्वीप के अंदर कुछ खौफनाक चीजें मिली। वहां एक प्राचीन बस्ती के खंडर थे, एक इंसान का कंकाल था, और सबसे डरावनी बात, एक पुराने हवाई जहाज का जंग लगा हुआ टुकड़ा वहां पड़ा था। ये इस बात का भयानक सबूत था कि बर्मुडा ट्रायंगल के इस बुरे सपने में फंसने वाले वो पहले लोग नहीं थे। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि वक्त के साथ उनका अस्तित्व लगातार मिट रहा था। 7वें साल तक भुखमरी और तरह तरह की बीमारियों ने 16 और जिंदगियां छीन ली थीं। अब सिर्फ 82 हताश और टूटे हुए लोग ही बचे थे, जिन्हें दूर दूर तक बस मौत ही नजर आ रही थी। और 8वें साल में तो जैसे कुदरत ने उन पर अपना पूरा कहर बरपा दिया। एक बेहद खूंखार चक्रवात यानी साइक्लोन आया, जिसने उनके बनाए झोपड़े और फसलें पूरी तरह तबाह कर दीं। और कुछ ही हफ्तों बाद एक बहुत बड़े भूकंप ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया। सब कुछ बिखर चुका था और उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया था। लेकिन जरा रुकिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो इस पूरी दास्तान को पलट देगा। विनाशकारी लगने वाला वो भूकंप दरअसल एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ। ये कि भूकंप के तेज झटकों से प्लेन का वो भारी मलबा जो सालों से जमा था वो खिसक गया, और उसके खिसकने से नीचे दबे हुए कुछ बेहद जरूरी तार बाहर आ गए। और ठीक उसी वक्त आसमान में एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना हुई, एक सोलर फ्लेयर। ये सूरज पर अचानक चमक का बढ़ना होता है जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को बदल सकता है। 9वें साल में इस सोलर फ्लेयर और बाहर निकले उन तारों का एक ऐसा अद्भुत संयोग बना कि बिना किसी बैटरी के चुंबकीय बदलाव के कारण सालों से डेड पड़े उस रेडियो की हरी बत्ती एक बार फिर जल उठी। आर्थर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने तुरंत माइक अपनी तरफ खींचा और लगभग रोते हुए एक भारी आवाज में पुकारा, मेडे मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC-16002 है, हम जिंदा हैं। वो बस कोई संदेश नहीं था, वो उन 9 सालों की तड़प, आंसू और कभी ना टूटने वाली उम्मीद की पुकार थी। हजारों मील दूर मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जब एक ऑपरेटर ने ये आवाज सुनी तो वो अपनी जगह पर सुन रह गया। ये बिल्कुल असंभव था। जैसे ही उड़ान और कैप्टन की जानकारी मैच हुई, पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, और इसके तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना ने एक टारगेटेड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 9 साल के लंबे और रुला देने वाले इंतजार के बाद एक सुबह क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा दिखा, जो एक अमेरिकी नौसेना के जहाज में बदल गया। समुद्र तट पर खड़े वो 82 लोग खुशी से चीख रहे थे, रो रहे थे और एक दूसरे को कस के गले लगा रहे थे। आखिरकार उन्हें घर ले जाने के लिए मदद पहुंच चुकी थी। इस अविश्वसनीय घटना के ठीक 1 साल बाद, साल 1958 में, लेखक जेम्स बाल्डविन ने इन अनुभवों पर ये शानदार किताब लिखी, लॉस्ट इन द इको। ये सिर्फ एक सर्वाइवल की दास्तान नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसानी इरादे कितने मजबूत हो सकते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतने घने और नाउमीद अंधेरे में आखिर कोई उम्मीद की चिंगारी को कैसे जिंदा रख सकता है। सच में, अगर उम्मीद बची हो तो इंसान किसी भी हाल से गुजर सकता है।